हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आज के इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जिसको मैंने ऑलरेडी रेसलिंग विद फिजिक्स टेलीग्राम चैनल के अंदर पोस्ट कर दिया था। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल का हिस्सा नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके के इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स मैं वहाँ पर पोस्ट करता रहूँगा और बिफोर जे एडवांस हम लोग उनको डिस्कस भी करते रहेंगे। और इन क्वेश्चंस के डिस्कशन से आपको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी रिगार्डिंग द सब्जेक्ट। और चलिए बिगिन करते हैं इस क्वेश्चन को। A boy was playing with his Joker cap. It doesn't have a regular cone-like structure और उसका स्ट्रक्चर आप लोग नीचे फिगर में देख सकते हैं। और नीचे वाला जो डिस्क है विद अ रेडियाई आर लाइक अ बेस सो दैट कैट कैन बी ओपन एंड क्लोज्ड। उस कैप को बंद और खोला जा सकता है और बंद किया जा सकता है। ऐसा कहा गया था क्वेश्चन में कि नीचे आपका जो ऊपर वाला जो सरफेस है, ऊपर वाला जो सरफेस है आपका, उसका जो वो S1 था और नीचे वाला जो सरफेस था वो आपका S2 था। इस तरीके का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया था। शायद यहाँ पे मिसिंग है इसलिए मैं मार्क कर रहा हूँ। और ये डिस्टेंस आपको R दिया था रेडियस, और ये ऊपर वाला डिस्टेंस आपको L दिया था। ये भी कुछ पार्ट था जो मिसिंग था क्वेश्चन में, तो मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे। आई थिंक सारा ही डेटा सफिशिएंट है अब तो। हाँ, यही कुछ चीज़ें मिसिंग थी शायद, तो वापस से मैंने मार्क कर दी है। हाँ, तो आगे क्वेश्चन में कहा गया है व्हेन ही वाज प्लेइंग विद द केप बेस ऑफ द केप वाज क्लोज्ड suddenly he drops the cape assuming that the normal vector of the base is always parallel to the negative z axis. Also the center of the disk always lie on the z axis. Electric field in the region given by E is equals to mu time x of I cap plus y of j cap plus z of k cap divided by x square plus y square plus z square to the power 3/2। तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन के कुछ चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। जी नहीं, ये ऑप्शंस नहीं है, ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है और इसका एज एन इंटीजर हमें रिपोर्ट करना है। तो ठीक है, एज एन इंटीजर हमें इसको रिपोर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन को हम लोग डिकोड करना स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोगों को आइडिया है कि किस तरीके से फील्ड की इक्वेशन को अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर लिखा जा सकता है, तो फिर तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है आपके लिए। आपको सिर्फ फ्लक्स का कंसेप्ट यूज़ करना है और क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है कि इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशंस को अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी डील किया जा सकता है, तो फिर आप वो लोग सीखिए। अभी एग्ज़ाम में कुछ टाइम बाकी है, तो आप इन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। अगर ये चीज़ आपको पता है तो एग्ज़ाम में आप बाकी जनता के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, अगर इस तरीके के आइडियाज़ आपके पास है तो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन हमें दी गई है उसको किस तरीके से हम लोग कुलम्ब्स लॉ वाली पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो हम लोग इक्वेशन लिखते थे, तो कुलम्ब्स लॉ से हम लोग इक्वेशन क्या लिखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो हम लोग लिखते थे के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। ये हम लोगों को पता थी इक्वेशन, ये हम लोगों को पता थी इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉर्मल इक्वेशन होती है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये भी लिख देता हूँ मैं, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये हम लोगों को पता था कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन इस तरीके से आती थी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन को जो कि क्वेश्चन में दी गई है उसको डिकोड करेंगे, उससे हम लोग कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। मतलब या तो हो सकता है कि उससे हमें कोई चार्ज की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, क्योंकि अगर एट द एंड हमको फ्लक्स निकालना है तो या तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो या फिर हमको क्यू इनक्लोज्ड पता हो किसी सरफेस से, या फिर क्यू इनक्लोज्ड पता हो, या फिर कोई तो इन्फॉर्मेशन हो कि हमारे पास स्पेस में चार्ज रखा कहाँ पर है, या फिर हमारे पास स्पेस में चार्ज है कैसा, उसका फील्ड पैटर्न कैसा है। ठीक है, इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जब तक हमारे पास नहीं होगी हम फ्लक्स नहीं निकाल सकते। और तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो किसी भी सरफेस के लिए हम डॉट डीएस करके उसका इंटीग्रल लेके फ्लक्स निकाल सकते हैं। लेकिन अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दी है, लेकिन ना हमको इस इनरेगुलर सरफेस की इक्वेशन दी गई है, ना हमको डिस्क का ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि कहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है क्या है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिकोड करके पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर वहां से कुछ अच्छा बनता है तो हम लोग हो सकता है कि चार्ज का वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसके साथ डील करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन के साथ में। ठीक है, तो हमको यहाँ पर दिया गया है एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। और एक चीज देखना, ये म्यू को मैंने पीछे लिख दिया है क्योंकि मैं आगे लिखना भूल गया था। ठीक है, तो ये म्यू टाइम्स है। ठीक है, ये इस तरीके का हमको कुछ क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है,
अब एक चीज़ बताना मुझे कि आप लोगों को अगर आइडिया हो तो ये हमारा कुछ x है और ये हमारा कुछ y है और ये मैं कुछ नया वेक्टर r वेक्टर बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। तो एक चीज़ बताइएगा, ये मेरा डिस्टेंस कुछ y रहा होगा, ये मेरा डिस्टेंस कुछ x रहा होगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या कि मेरा r वेक्टर जो है वो x i कैप प्लस y j कैप, और अगर मेरा z होता तो z k कैप होगा। ऐसा कुछ जनरल डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन। और सिमिलरली मैं इसका मैग्नीट्यूड भी लिख सकता हूँ क्या, वो मेरा कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है क्या? ये चीज़ पहले आप सोचिए कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है क्या। जिसको भी थोड़ी बहुत मैथ्स पता है, बेसिक वेक्टर्स का आइडिया है, उनको ये चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी यार। कुछ नहीं है, एक्स और वाई के अंदर मैंने शो किया है, जेड को मैंने एक्सटेंड करके लिखा है कि अगर जेड एक्सिस भी हमारी होती और ऐसा कुछ जनरल पॉइंट होता आर वेक्टर, जनरल वेक्टर होता आर वेक्टर, तो उसको मैं एक्स वाई जेड के टर्म्स में इस तरीके से कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख पाता एटलीस्ट। इतना मुझे आइडिया है क्या? अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई है तो अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कूलम्ब्स लॉ किस तरीके से आती थी। वो आती थी के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। मतलब हम लोग, हमारा जो डिस्कशन है उससे आर कैप का वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे, मतलब आर कैप को रिलेट करके कुछ तो सोच रहे हैं हम लोग, कुछ रिलेट हो पाए। तो हमारा आर कैप का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ आई कैप प्लस वाई ऑफ जे कैप प्लस जेड ऑफ के कैप। और आर कैप में कैसे लिख रहा हूँ, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आर है, ठीक है। आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड से मैं आर वेक्टर लिख रहा हूँ, सॉरी आर कैप लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट द आर कैप। और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 1/2। मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि हमको क्वेश्चन में जो पावर 3/2 दिया है, अगर मैं उसमें से 1/2 को बाहर निकाल लूँ और ऊपर वाले के साथ डिवाइड करके उस चीज़ को लिखने की कोशिश करूँ, तो क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन मुझे दी गई है उसको मैं म्यू टाइम्स आर कैप लिख दूँ, और नीचे जो है वो इसकी पावर 1 लिखा है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखा है। और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो वो नथिंग, अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर कर दूं दोनों साइड, तो आर वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बन जाएगा। और वही नीचे लिखा है क्या, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर दी गई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन। क्योंकि अगर आर वेक्टर हमारा जनरल वेक्टर है स्पेस में, तो हम उसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न जो है वो किसी पॉइंट चार्ज को ओरिजिन पर रखने के समान है, बिल्कुल उसके जैसा एग्जैक्ट पैटर्न आ रहा है। तो हम लोग इसको इक्वेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज से, ऐसा किया जा सकता है। मतलब हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि हमारा जो Q का वैल्यू होगा, जो पॉइंट चार्ज हमारा ओरिजिन पे रखा है, वो म्यू बाय के होगा। आया समझ में? जो हमारा पॉइंट चार्ज ओरिजिन पे रखा है उसका वैल्यू म्यू बाय के होगा। यहाँ से ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए यार, ठीक है। ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए एटलीस्ट कि क्यू का वैल्यू म्यू बाय के होगा, ठीक है। के हमारा ये कूलम्ब्स लॉ वाला है जिसको मैं लिख सकता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। तो हमको क्यू का वैल्यू सीधा सीधा मिल चुका है यार। अब एक बार क्यू का वैल्यू मिल चुका है तो अब हम लोग फ्लक्स के कंसेप्ट को अप्लाई करना चालू करेंगे, ठीक है। अब हम लोग फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को लगाना स्टार्ट करेंगे और पार्ट ए को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यार, ठीक है। पार्ट ए को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा पार्ट ए पहले के क्या रहा है उस चीज़ पे चलते हैं। हमारा पार्ट ए के क्या रहा है उस चीज़ पे चलते हैं। तो लिखा है द फ्लक्स फ्रॉम द S1 जस्ट बिफोर टचिंग द ओरिजिन इज n पाई म्यू, ठीक है। द फ्लक्स फ्रॉम द S1 जस्ट बिफोर टचिंग द ओरिजिन। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कैप उस बच्चे ने खेलते हुए गिराई थी, मतलब जो कैप उससे गिरी थी नीचे, वो जैसे ही ओरिजिन को टच करने वाली होगी उस समय पे आप लोग S1 से फ्लक्स बता दीजिए कितना होगा। ये इस क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक्सिस मार्क कर देता हूँ। ये इस तरीके की एक्सिस है, ये हमारी कुछ कैप है,
अब ये डिस्टेंस जो है उसने ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो दी है कि इस समय पे फ्लक्स निकालना है जब आपका डिस्क का सेंटर जस्ट ओरिजिन को टच करने वाला हो तब। ठीक है, तब हमें फ्लक्स निकालना है कि S1 में से कितना होगा, तब हमें उस इनरेगुलर वाली सरफेस में से फ्लक्स निकालना है। ठीक है, एक चीज मुझे बताइए कि जब वो पॉइंट चार्ज जो कि ओरिजिन पे प्लेस्ड है, जिसका वैल्यू अभी हमने निकाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट म्यू है, वो ओरिजिन पे प्लेस्ड है। ठीक है, मतलब ओरिजिन जब उसको टच करने वाला होगा, मतलब अभी भी टच नहीं किया है, वो उस डिस्क से बाहर है, मतलब इस कैप के क्लोज्ड सरफेस से वो बाहर है अभी भी। ठीक है, उस क्लोज्ड सरफेस से अभी भी वो बाहर है, मतलब कि ये हमारी S2 है, ऊपर वाली हमारी S1 है। और जो नेट फ्लक्स होगा, मतलब कि अगर कोई चार्ज अंदर रखा होता तो हमारा कुछ ना कुछ फ्लक्स क्रिएट हो रहा होता दोनों से मिला के। लेकिन अभी अंदर में कोई चार्ज नहीं है, हमारा जो केस ए का डिस्कशन है उसके अंदर चार्ज बाहर है, डिस्क से बाहर है, क्योंकि वो केप ऊपर से नीचे गिर रही है। और उसने बोला है कि जस्ट बिफोर टचिंग द ओरिजिन, जिससे ही डिस्क का सेंटर है, जस्ट बिफोर टचिंग द ओरिजिन फ्लक्स फ्रॉम द S1 निकालना है। तो इस कंडीशन में मैं एक चीज लिख सकता हूँ कि फ्लक्स फ्रॉम द S1 और फ्लक्स फ्रॉम द S2 इज इक्वल्स टू जीरो। इस कंडीशन में मैं एक चीज लिख सकता हूँ। और ये क्यों लिख पा रहा हूँ उस चीज को अच्छे से समझिएगा एक बार और सुनिएगा। क्योंकि मेरा केप जो है वो एक क्लोज सरफेस्ड है, पूरी केप, उसमें अंदर में कोई चार्ज नहीं है। जो भी हमारा चार्ज है जो कि ओरिजिन पे रखा है, जिसका वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट म्यू है, वो अभी केप से बाहर है। इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि नेट फ्लक्स फ्रॉम द केप विल बी जीरो। इस वजह से मैं कह पा रहा हूँ कि फ्लक्स फ्रॉम द S1 प्लस फ्लक्स फ्रॉम द S2 इज इक्वल्स टू जीरो। अब मुझे मेरी कंसर्न क्या है कि मुझे एक चीज़ पता चल गई है कि फ्लक्स फ्रॉम द S1 इज नथिंग बट द नेगेटिव टाइम्स ऑफ फ्लक्स फ्रॉम द S2। मतलब अब मैं मेरे को किसी एक चीज़ को कैलकुलेट करना है, मुझे किसी एक चीज़ को कैलकुलेट करना है, या तो मैं S2 से फ्लक्स निकालूं या S1 से फ्लक्स निकालूं। दोनों की वैल्यू एक दूसरे की नेगेटिव है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा ना कि फ्लक्स फ्रॉम द S2 निकालूंगा, क्योंकि वो निकालना मेरे लिए ज़्यादा आसान है। ठीक है, वो निकालना मेरे लिए ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना कि S2 को मार्क कर देता हूँ, ये मेरी S2 है, करेक्ट। और यहाँ पे कहीं पे मेरा ओरिजिन होगा क्या। ठीक है, अभी ओरिजिन जो है डिस्क के सेंटर पे नहीं है, वो थोड़ा सा उससे नीचे है, ऑलमोस्ट वो डिस्टेंस टेंडिंग टू जीरो है, लेकिन वो नीचे है उससे। ठीक है, एक और चीज यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, दो केसेस के बारे में मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। केस वन, इनफाइनाइट प्लेन विथ चार्ज एट फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, या तो आपका इनफाइनाइट प्लेन हो जिसमें चार्ज किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हो, या फिर आपका फाइनाइट प्लेन हो और चार्ज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू इट, चार्ज प्लेस्ड वेरी वेरी क्लोज्ड टू इट। इन दोनों ही केसेस बिल्कुल सिमिलरली ऑपरेट होते हैं, बिल्कुल सिमिलरली काम करते हैं। क्या, कि अगर मेरा कुछ इनफाइनाइट प्लेन है, लेट अस से ये मेरा इनफाइनाइट प्लेन है, और अगर मैं उसमें कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज रख रहा हूँ क्यू, तो एक चीज नोटिस कीजिएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगी कुछ। ठीक है, स्पेस में इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताइए कि अगर मैं इस पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट प्लेन के कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर रख रहा हूँ, तो इसमें से निकलने वाली आधी फील्ड लाइंस हमेशा इस प्लेन से पास होगी ना। मतलब कि इससे निकलने वाली आधी फील्ड लाइंस कुछ हमेशा इस प्लेन को क्रॉस करके निकलेगी, और जो लाइंस प्लेन को क्रॉस करके निकलने वाली है वही तो फ्लक्स क्रिएट कर रही होगी। मतलब इसमें से अगर टोटल फील्ड लाइंस कुछ n निकल रही है, तो n/2 फील्ड लाइंस तो हमेशा ही उस प्लेन को क्रॉस कर रही होगी। मतलब अगर इसमें से टोटल फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर q/ε0 निकलता,
तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर इसमें से आधा जा रहा है तो क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स तो इसी में से जा रहा होगा, इस प्लेन में से। ये चीज़ हम लोग कह सकते हैं क्या? ठीक है। तो पहला केस तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इनफाइनाइट प्लेन से अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे कोई चार्ज रखा है तो उससे फ्लक्स सीधा क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा वाला डिस्कशन हमारा क्या है कि फाइनाइट प्लेन है, लेटस से हमारा प्लेन फाइनाइट है, लेटस से हमारा प्लेन फाइनाइट है, लेकिन चार्ज को आपने इतना क्लोज रख दिया कि ऑलमोस्ट उस चार्ज के लिए वो फाइनाइट प्लेन भी इनफाइनाइट प्लेन की तरह बिहेव कर रहा है। आया समझ में? तो इस केस में भी सिमिलरली मैं कह सकता हूँ कि फ्लक्स जो होगा उस प्लेन से वो क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट होगा। मतलब कि दोनों ही केसेस सिमिलरली काम कर रहे हैं ना, कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर। तो यहाँ पर इस वाले डिस्कशन में भी मैं कह सकता हूँ कि मेरा S2 से जाने वाला फ्लक्स जो है वो S2 से जाने वाला जो फ्लक्स है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा माइनस ऑफ क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट होगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, माइनस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया वेक्टर आप देख सकते हो, इसका इस तरीके से होगा नीचे की तरफ, इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो पॉइंट चार्ज की वजह से ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, इस वजह से मैंने माइनस क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट लिखा है। और हमारा फाई एस टू फाई एस वन जो होगा वो क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट होगा, जिसका वैल्यू मैं सीधा यहाँ से लिख सकता हूँ विच इज टू पाई म्यू, विच इज टू पाई म्यू सीधा। ठीक है, फ्लक्स फ्रॉम द एस वन जो हमसे पूछा था उसका आंसर टू पाई म्यू है। तो पहले क्वेश्चन में हम लोगों को कहा गया था कि फ्लक्स फ्रॉम द एस वन इज एन पाई म्यू, तो हमारा आंसर आ चुका है टू पाई म्यू। ठीक है, तो हमारा जो एन का वैल्यू है वो तो टू आ गया है। ठीक है, एन का वैल्यू जो है वो तो टू आ गया है। अब केस बी को डिस्कस करते हैं, बी वाले केस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि बी वाले केस के अंदर हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, तो बी वाले में पूछा है व्हेन द सेंटर ऑफ द डिस्क कोइंसाइड्स विद द ओरिजिन फ्लक्स फ्रॉम द S2 इज m। अब हमसे बोला है कि फ्लक्स व्हेन द सेंटर ऑफ द डिस्क कोइंसाइड विद द ओरिजिन फ्लक्स फ्रॉम द S2 इज m। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को अच्छे से फ्लक्स का आइडिया क्लियर है तो आप लोग इसका आंसर ओरली कर सकते हैं कि आप लोगों का जो सेंटर ऑफ द डिस्क है वो ओरिजिन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, मतलब चार्ज क्यू सेंटर ऑफ द डिस्क पे रखा है और ये डिस्क ही हमारा S2 है और इसी से हमसे फ्लक्स पूछा है, तो वो तो जीरो ही होगा ना, क्योंकि हमेशा ही जो फील्ड लाइंस जाएंगी इसके साथ, इसके प्लेन में, वो तो एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री क्रिएट कर रही होंगी, तो उनसे तो जीरो होगा। बाकी फील्ड लाइंस या तो ऊपर चली जाएंगी या नीचे चली जाएगी। जो फील्ड लाइंस इस डिस्क के प्लेन में जाने वाली है वो तो फ्लक्स जीरो देगी, ड्यू टू कोस 90 जीरो होता है, इस वजह से वो तो फ्लक्स जीरो देंगी। लेकिन रेस्ट ऑफ फील्ड लाइंस जो कि ऊपर जाएंगी वो तो कुछ फ्लक्स क्रिएट करे ही नहीं, नहीं करने वाली ना कोई फ्लक्स क्रिएट। जो फील्ड लाइन नीचे चली जाएगी वो भी कोई फ्लक्स क्रिएट नहीं करेगी। मतलब जो फील्ड लाइंस फ्लक्स क्रिएट कर सकती थी उसके प्लेन में जाके वो तो कोस 90 की वजह से फ्लक्स जीरो दे ही रही है, क्योंकि एट द एंड एरिया वेक्टर के और फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो कोस 90 जीरो हो गया, तो वो तो कोई फ्लक्स क्रिएट नहीं कर रही है। बाकी तो फील्ड लाइंस उसमें प्लेन में है ही नहीं, वो तो ऊपर चली जा रही है आधी की और आधी बची हुई नीचे चली जा रही है। तो बस इसका आंसर भी हमारा एम का आंसर भी जीरो आ जाएगा। सी वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं, और सी वाला पार्ट ही शायद थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें। फ्लक्स फ्रॉम द S2 जस्ट व्हेन कैप्स लीव द ओरिजिन। अब ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि फ्लक्स फ्रॉम द, ये वापस मैं बना देता हूँ, यहाँ पे हमारा पॉइंट चार्ज रखा था। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि फ्लक्स फ्रॉम द, किस सरफेस से हमसे फ्लक्स पूछा है एक बार देख लेते हैं। फ्लक्स फ्रॉम द S2, फ्लक्स फ्रॉम द S2 व्हेन जस्ट लीव्स द ओरिजिन। मतलब S2 से फ्लक्स पूछा है जब ये जस्ट लीव कर रहा है ओरिजिन को, यानी कि यहाँ पे हमारा पॉइंट चार्ज क्यू रखा है, तो ये डिस्टेंस हम लोगों को L दी थी, ये डिस्टेंस हम लोगों को R दी थी, S2 से फ्लक्स पूछा है, तो सीधा ये वाला हम लोग रिजल्ट यूज कर सकते हैं ना कि ये वाला अगर एंगल थीटा है तो फ्लक्स, अगर ये लेटर से S2 है तो फ्लक्स S2 इज नथिंग बट क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कोस थीटा। ये वाला रिजल्ट हम लोग सीधा यूज कर सकते हैं। इस रिजल्ट का डेरिवेशन, इस रिजल्ट का सब कुछ इम्पोर्टेंट, एक एक इम्पोर्टेंट फंडा ज़रूरी है आप लोगों के एग्जाम के लिए।
ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये रिजल्ट सॉलिड एंगल से आता है। ठीक है, ये रिजल्ट सॉलिड एंगल से आता है। तो यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा फ्लक्स है वो कितना है, सॉरी चार्ज का वैल्यू मेरा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट म्यू है डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और 1 - कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा, एल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारा कोस थीटा का वैल्यू हो जाएगा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई म्यू 1 - एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा जो क्या पूछा था क्वेश्चन में, इस के पाई म्यू, तो के पाई म्यू तो हमारा के का वैल्यू भी 2 निकल के आ रहा है यहाँ पे से। ठीक है, के का वैल्यू भी हमारा 2 निकल के आ रहा है। तो हमसे एन पूछा था विच इज़ 2, हमसे एम पूछा था विच इज़ 0, हमसे के पूछा था विच इज़ 2, तो हमसे पूछा था एम प्लस एन प्लस के विच इज़ 4। सो दिस इज वॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और काफ़ी ज़्यादा आसान ये क्वेश्चन था, लेकिन यही है कि आपके फंडे अगर स्ट्रॉन्ग है तो क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी लग सकता है। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस आपकी एग्ज़ाम बखूबी पूछ सकती है, और इस तरीके के वनडे उसने पहले पूछे भी हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन चीज़ों को रेडी कीजिए, और मैं तो कहूँगा कि आप लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। स्फेरिकल और पोलर्स और स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल के फंडे खास तौर पर देख के जाइएगा। और इसी तरीके के क्वेश्चन हम लोग हमारे मतलब इसी तरीके के क्वेश्चन हम लोग रेसलिंग विद फिजिक्स टेलीग्राम चैनल के अंदर डालते रहेंगे, और उनको यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। तो कीप कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय।